South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. कि मुझे शराब नहीं मिली तो मैं अनमैनेजेबल हो गया, या मुझे ड्रग्स नहीं मिलते, या मुझे कोई सब्सटेंस नहीं मिलता तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। मेरा ऑब्सेशन इतना भारी पड़ता है कि मेरे शरीर के अंदर एक ऐसा मजबूरी कंपल्शन विकसित होता है कि उसको पाने के लिए मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं बेईमानी कर सकता हूँ, मैं झूठी कसम खा सकता हूँ, मैं प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मुझे मेरी फिलहाल नशा चाहिए, नहीं तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। एक वाक्य ये है कि कभी सेट पे पी के तो नहीं गया? गया हूँ ना। मैंने अपने माता पिता के बारे में कहा था कि मेरे माता पिता मेरी प्रॉपर्टी लेके हड़पना चाहते हैं। कपिल शर्मा के शो में आप लोग आए गए, क्या होता है कि कपिल के साथ आप लोगों की ट्यूनिंग नहीं बनती है, या कुछ और कोई रीजंस आया जिसके कारण कई सारे लोग छोड़ के जाते हैं? पर्सनली बहुत अच्छा है, वो तीनों बहुत ही एंजॉय किया उन्होंने शो को, और मुझे जब खत्म हुआ तो उन्होंने बोला भी कि हमें मौसी देखने का अलग मजा आता है। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली भुवन बाम का कुछ काम देखा, वो इतना माइंड ब्लोइंग आर्टिस्ट, पूरब जाके काम क्या कैरेक्टर्स वो पकड़ता है ना। कैरी मिनाटी की एक अलग तरीके की कॉमेडी है जो कि मेरी इन लोगों से टक्कर नहीं हो सकती है भाई। कॉमेडी में अश्लीलता और सुअड़पन, गाली गलौज, ये तीनों देखिए, से ही कॉमेडी हो पाएगी क्या? नहीं, इसके बिना भी हो सकती है? इसके बिना कॉमेडी खूबसूरत होती है। मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने जिस किरदार को निभाया बेहतरीन ढंग से उसके अंदर डूब गए। मेरे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ सागर, नाम से ही सागर है, और अपने आप में कई सारे एक्टर्स को वो जीते हैं और पर्दे पर लेकर आते हैं। सिद्धार्थ की एक बहुत लंबी जर्नी है और सिद्धार्थ ने बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए आज हमारे सामने मौजूद है। सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू बने भाई। पहले ये बताओ, अभी लक कैसा रहा है आपको? अभी आप लाइफ को कैसे जी रहे हो? बहुत अच्छा, आनंदित। आप जब कैरेक्टर के अंदर घुसते हो तो उस कैरेक्टर में घुसने से पहले आपके दिमाग में क्या चलता है? कैरेक्टर में घुसने से पहले मैं कभी कभी प्रोकास्टिनेट करता हूँ अपने काम को। थोड़ी देर में करते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट और है क्या, 5 मिनट और, तो ऐसे मैं करता रहता हूँ। क्योंकि उस 5-10 मिनट जो मैं मांग रहा हूँ उसमें मैं तैयार हो रहा होता हूँ, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा होता हूँ जो मुझे स्टेज पर जाने से पहले चाहिए, और वो जगह जगह से गैदर होती है, मेरे अंतर से भी होती है, तो वो समय मैं लेता हूँ। और किरदार करने से की कोई तैयारी नहीं है। किरदार खाली एक बार दिल से ध्यान से देख लिया गया, उसके बाद बस उसे पोर्ट्रे करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो उसी की तैयारी है मेरी। कभी ऐसा हुआ कि आप जब मंच पर जाने वाले हो और आपके हाथों में पसीना आ रहा है, हाँ। थोड़ा सा डर है कि क्या करूँगा, क्या कहूँगा, वहाँ कुछ अंट संट कुछ हो ना जाए? नहीं, ये डर नहीं होता कि कुछ अनशंट ना हो जाए, मैं तो उसका इंतज़ार करता हूँ कि कुछ अनशंट हो जाए। ठीक है, लेकिन मुझे इस बात की एक्साइटमेंट रहती है, और उस एक्साइटमेंट में मेरे हाथों से पसीना भी आता है। हाँ। कभी कभी चेहरे से भी आता है, लेकिन वो डर नहीं है। इट्स नॉट नर्वसनेस, इट इज़ जस्ट आई गेट टू एक्साइटेड, इट्स अ स्टेज एंग्जाइटी। अभी आपके साथ काफ़ी सारा एक वाक़या हुआ, आपने अपनी बारे ज़िंदगी के बारे में खुलकर बताया कि आप किस तरीके से ड्रग्स के काम में पड़ गए थे, ड्रग्स लेने लगे थे, आप एक तनाव में रहते थे, अपने आप को काफ़ी दिनों तक आपने छुपा करके रखा, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस वक्त क्या चल रहा था सिद्धार्थ के दिमाग में? उसमें यार एक अलग जीवन का एक अलग आयाम चालू था। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें बहुत दर्द था, निराशा थी, अकेलापन था, और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के अंदर इस बात का नहीं था कि मैं एक ऐसी समस्या से जूझ रहा हूँ विच इज़ नॉन जजमेंटल, इसको जज नहीं किया जा सकता। इसे लोगों को पता ही नहीं है कि एक अवेयरनेस नहीं है। एडिक्शन इज़ अ डिजीज़, ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बीमारी है। आध्यात्मिक को बहुत से लोगों को प्रश्न होता है कि आध्यात्मिक बीमारी मतलब, आध्यात्मिक मतलब हमारे जो स्पिरिचुअल एथिक्स होते हैं ये उसके साथ खिलवाड़ करती है, ये बेईमानी, उन चारित्रिक दोषों को का निर्माण कर देती है शरीर के अंदर, जो कि एक इंसान को कैरेक्टर पे दाग लगाता है। जैसे कि इंसान बेईमान होता है, झूठ बोलता है, मैनिपुलेटिव होता है, और डर के मारे बहुत सारे वो ऐसे कामों को करता है जो कि
ग्लानि और अपराध बोध से भर जाते हैं। अब आप समझ रहे हैं किरदार कैसे फॉर्म हो रहा है? ग्लानि से बना हुआ है, अपराध बोध से भरा हुआ है, झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेटर है। एक नए किरदार का जन्म होता है। मेरे ही शरीर में एक नए किरदार को मैंने पहली बार देखा जो कि मैं नहीं था। तो मुझे समझ में आया इसकी कोई दवा नहीं है। ग्लानि को खत्म करने के लिए उस चीज का सामना ही करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुझे ग्लानि हुई है। नॉन जजमेंटल स्टेट पे आने के लिए मुझे नॉन जजमेंटल स्टेट पे खुद को भी लाना पड़ेगा कि लोग मुझे जज करें या ना करें। इसके लिए पहले मैंने कई बार लोगों को जज किया है। अब मुझे नॉन जजमेंटल स्टेज पे जब मैं आता हूँ तो पहली बार मैं अपना जजमेंट बंद करता हूँ। तो आध्यात्मिक रूप से जब कुछ प्रिंसिपल्स लगाने पड़ते, मतलब स्वीकृति जहाँ पे काम कर सकती है वहाँ पे और कोई काम नहीं करता। आज के दिन अगर मेरे दिल में कोई भी समस्या है, आपके दिल में कोई समस्या है, तो उसका एकमात्र इलाज होगा कि एक्सेप्टेंस इज़ द आंसर टू ऑल माई प्रॉब्लम्स टुडे। आज के दिन मेरी स्वीकृति अगर मेरे अंदर आ गई तो मेरी सारी समस्याएं खत्म। अरे यार ये काम गलत क्यों हो रहा है, यहाँ से समस्या खड़ी है, ये काम गलत हो चुका है, यहाँ से स्वीकृति, अब क्या करना है आप तब सोच पाओगे, वरना आधी चिंता इस बात की खाती है कि ये तो गड़बड़ हो गया। तो मुझे अपने स्पिरिचुअल एथिक्स पे काम करना पड़ा, अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करना पड़ा कि मैं इस तरीके से ये व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ा और फिर मैंने इसको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक तल पे डिटॉक्स करके ढंग से इसकी प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। लेकिन ये जो किरदार आपके अंदर एक नया आ गया था, क्या आपको लगा नहीं कि ये किरदार काफ़ी निगेटिव है? ये निगेटिव अगर एक पर्दे पे होता, टीवी के सामने होता, सोशल मीडिया पे होता, फिल्मी पर्दे पे होता, तो वो एक मूवी के तौर पे ख़त्म होकर के चला जाता, दी एंड लिख के आ जाता। लेकिन ये कैरेक्टर आपके अंदर आ चुका था। जब ये कैरेक्टर आ गया है तो कहीं ना कहीं आपका भी दी एंड कर सकता था। कभी ऐसे ख्याल नहीं आते थे? 100% ख्याल मेरा दी एंड कम से कम कई बार होना होते होते रुका, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि कई बार मेरी अपनी आवाज़ जो दूसरे के प्रति बहुत ईर्ष्या या गुस्से से भरी हुई है, जो अपने घर वालों, क्योंकि मैं इनसे बस जाना चाहता हूँ इन लोगों से दूर, जब वो लोग चले गए तो वो अकेले में मुझसे कहने लगा तू मर जा, खत्म हो जा, कुछ नहीं है, खत्म। तो ये जो एक इंसेनिटी है, माइंड का स्टेट है, ये मैंने अपने माइंड के स्टेट को देख लिया है कि वो किस तरीके से काम करता है और ये मेरा नहीं है। हर व्यक्ति का मेंटल स्टेट कभी ना कभी इस तरीके से बात करता है उससे, चाहे वो उसके प्रति कॉन्शियस है, सजग है, सचेत है या नहीं है। ये बिना अलर्टनेस एंड अवेयरनेस के आप इसे देख नहीं सकते। तो अंदर से क्या ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं? अंत में जब लास्ट मेरा मैं गया रिकवरी के लिए, तो उस समय मुझे ये एहसास हो रहा था कि मैं शायद नहीं बचूंगा, क्योंकि वो हेलुसिनेशन इतने तेज़ थे, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि बचने के चांसेस कम है। और जब मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ कि बचने के चांसेस कम है, तो मैंने ये देखा कि हेलुसिनेशन इतने ज़्यादा थे कि वो डॉक्टर्स ने मुझे बहुत हैवी लिथियम की मेडिकेशंस दी थी, बहुत ज़्यादा ऐसी दवाई दी थी जिससे मैं सोऊं और मैं खाऊं, क्योंकि मैंने खाना और सोना बंद कर दिया था। 7 दिन हो गए थे मैं सोया नहीं था, खाना नहीं खाया था, खाना जाता नहीं था क्योंकि खाने की प्लेट के अंदर मुझे कीड़े नज़र आते थे। तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है उसमें कीड़े चल रहे हैं। और ये स्टेट मेरे माता पिता के लिए देखनी बहुत दुख से भरी थी। और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, तकलीफ़ और संघर्ष करते हुए देखा है। और मेरी तो एक बात है, मेरी माँ ने जो संघर्ष करा है वो हर पेरेंट्स करते हैं जिनके घरों में एडिक्शन की प्रॉब्लम है। और आज की डेट में एक एडिक्शन बढ़ती हुई लाइलाज और जानलेवा समस्या है, पूरी वर्ल्ड में फैली है। और मैं अभी एडिक्ट्स के लिए और उनके परिवारों के लिए इस पर कार्य कर रहा हूँ। ये एक स्टडी है, इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई मेडिकेशन नहीं है। अगर कोई डॉक्टर एडिक्शन को दवा से ट्रीट करता है तो वो पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है। मैंने 10 साल दवाएं खाई हैं, कोई काम नहीं करती। तो जिन कष्टों से आपने अपने आप को उबारा है, वो आप चाहते हैं कि जो अभी कष्ट से जो झेल रहे हैं उनके लिए आप थोड़ी हेल्प करें। आपने यहाँ पर अपनी मम्मी का जिक्र किया, तो मम्मी ने किस तरीके से झेला था? क्या उनकी भी फैमिली में या आपके फादर या उनके पिताजी कोई वो भी ड्रग एडिक्ट था या शराब के नशे में थे? नाना जी अल्कोहलिक थे। अच्छा। मेरे नाना जी अल्कोहलिक थे। मेरे और वो बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व, लेकिन अल्कोहलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो उसको हम शराबियत कहते हैं। वो इंसान के वही किरदार
को थोड़ा बदलती है, और उसमें क्या होता है कि अग्रेशन, वायलेंस करूँगा, मैं पीऊँगा, मुझे पीनी है, तो वो एकदम एक नए किरदार को जन्म देती है जो व्यक्ति नहीं है। नहीं है। और घर में वही लड़ाई झगड़े, वायलेंस का आना, और प्रॉपर्टी का बेच देना, सामानों का अस्त व्यस्त हो जाना, तो वो सब मेरे जीवन में मैंने होते देखा। और वो मेरे नाना जी की तरफ भी था। मेरी फैमिली में मेरे फादर की साइड भी ये बाइपोलर और अल्कोहलिज्म की वजह से प्रॉब्लम हुई, और मेरी साइड में भी जब मैं पैदा हुआ तो एक्चुअली एडिक्शन एक ऐसी चीज़ नहीं थी, इसके लक्षण बहुत बचपन में नज़र आते हैं। जब मैंने एडिक्शन किया भी नहीं, मैं एडिक्शन की तरफ गया भी नहीं, तब भी मेरी पर्सनालिटी एडिक्टिव थी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये पर्सनालिटी डिफेक्ट है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। एक नॉर्मल आदमी, आप ड्रिंक करते हैं? नहीं, कभी नहीं। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है और ओकेजनली पीता है, तो वो पी सकता है, और आप देखो अगले दिन काम पे भी जाता है, 6 महीने में कभी एक बार ड्रिंक करता है, कभी पार्टी करता है। पर एक जो अल्कोहलिक है वो ऐसा नहीं करता। वो आँख खुलने से पीता है और आँख बंद होने तक पीता है। वो काम पे पीता है, वो जब कुछ नहीं कर रहा वो तो भी पीता है। फिर वो पीने के लिए जीता है और जीने के लिए पीता है। क्योंकि ऐसे मेरे एक रिलेशन में है, वो काफ़ी मतलब कहा जाए तो उनका सुबह का कुल्ला शराब से ही होता है। वो इस तरीके से शराब के नशे में, तो वो एक पर्सपेक्टिव या वो ये कहा जाए, वो कहानी मैंने भी सुनी है। तो आपके पिताजी भी शराब के आदी थे क्या? नहीं, वो नहीं थे। नहीं। तो ये आपको डिसऑर्डर जो था, या आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये कहीं ना कहीं नाना को देख के हुआ था? नहीं, उनको देख के भी नहीं हुआ था। मैंने, वो बहुत पहले चले गए अल्कोहलिज्म में। हाँ, लेकिन ये एक, देखिए, ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसे ऐसा समझ लीजिए कि मुझे शराब नहीं मिली तो मैं अनमैनेजेबल हो गया, या मुझे ड्रग्स नहीं मिलते, या मुझे कोई सब्सटेंस नहीं मिलता तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। मेरा ऑब्सेशन इतना भारी पड़ता है कि मेरे शरीर के अंदर एक ऐसा मजबूरी, कंपल्शन विकसित होता है कि उसको पाने के लिए मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं बेईमानी कर सकता हूँ, मैं झूठी कसम खा सकता हूँ, मैं प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मुझे मेरी फिलहाल नशा चाहिए, नहीं तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों की वजह से मेरा जो किरदार में परिवर्तन आता है वो एक असामाजिक तरीका है। इट इज़ एंटी सोशल। मुझे समाज उस तरीके से स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि इसी के यही लक्षण है। एक नॉर्मल आदमी के लक्षण ये नहीं होते जो एक अल्कोहलिक या एडिक्ट के आपको मिलते हैं, कि वो थोड़ा पागल सा आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो ऑलरेडी उस गिरफ्त में है, उस जकड़ में है, जिसको हम कहते हैं नशे की गिरफ्त। मैंने उसको अनुभव किया कि इसे गिरफ्त क्यों कहते हैं। तो जब आप नशे में थे, आपने एक शायद 10 महीने या 10 साल, तो इस पूरे टर्म में कभी आपको ये नहीं लगा कि मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, मैं क्या करूँगा जीवन में? पैसे की अगर कहीं दिक्कत पड़ी तो फिर आपने वो पैसे कहाँ से जुटाए? मम्मी पापा से झगड़ के लिए या दोस्तों से उधार लिए? क्या किया आपने उस वक्त? एक्चुअली तब मेरे पास पैसे की कभी कोई समस्या थी नहीं। और जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मैं बहुत छोटा था। मेरे कमाना तो मैंने बहुत छोटी उम्र में शुरू किया था। और जब मैं एडिक्शन में गया तो मुझे होश ही नहीं था कि मैं कितना पैसा उड़ा रहा हूँ और कैसे उड़ा रहा हूँ। मतलब कुछ बिलिंग्स ऐसी हैं कि एक महीने के अंदर 14 लाख रुपए मैंने उड़ाए। 14 लाख रुपए? हाँ, कि शराब के नशे उड़ा दिए। मतलब पता ही नहीं मुझे, और ये भी नहीं पता कि वो एग्जैक्टली नशों में ही गए या मैंने कहीं दे दिए। जैसे एक वाक़या ये है कि एक रात मैं ऐसा एडिक्शन में था कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ और एक पटरी पे कोई बंदा मांगने आता है, तो मैंने फ़ोन पर सब उसको उठा के दे दिया है। देखिए, कॉन्शियसली दान करना एक प्रक्रिया है और उठा के दे देना बेहोशी में एक अलग बात है। तो मैंने उसको कहा, नहीं, ले जाओ ले जाओ। ना तो ये दान हुआ और ना ही कोई समझदारी हुई। तो वो मैंने उसको सब दे दिया। फिर कभी मुझे पता चलता है सुबह, और कई बार पर्स खो दिए, कई बार मैंने अपने फ़ोन्स खो दिए, कई बार प्रॉपर्टीज़ में कितने कागजातों में दिक्कतें की हैं। तो मेरी माता पिता के लिए बहुत मुसीबत थी मेरे जैसे बच्चे को एकदम चेंज होते देखना, कि यार ये तो सिद्धार्थ लगता है कोई। एक बार मेरे फादर मुझे बोले, कहता सिद्धार्थ तेरे ना चेहरे पे ऐसा देख के लगता है कि कोई राक्षस आ गया है। तो मेरा चेहरा एडिक्शन के दौरान ऐसा रूप ले रहा था, एक किरदार। राक्षस क्या है? कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर। तो मेरे चेहरे पे वो भाव आ गए थे, जो वायलेंट, अग्रेसिव। और उस समय बस एक ही चीज़ थी जो वहाँ पे मैं अग्रेशन या वायलेंस नहीं कर पाता था, वो प्रेम में। जैसे मैं बच गया यार। मतलब कुल मिला के बात यह है कि मैंने इतनी तबाही मचाई है और मैं उसको स्वीकार करता हूँ
क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी समस्या एडिक्शन की रही है और मैं एक बढ़ती हुई लाइलाज बीमारी से गुजरा हूँ। और ईश्वर की कृपा से और मेरे माता पिता की मदद से और उन रिकवरिंग एडिक्ट्स की मदद से जिन्होंने मुझे इससे बाहर निकाला। तो ये क्या प्रेम की वजह से आप नशे में चले गए थे या इसके बीच में ये कुछ हुआ? हाँ, कह सकते हैं कि देखिए लक्षण बहुत पहले के थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एडिक्शन का जो लक्षण है वो मुझ में बहुत पहले का था। जैसे कि मैं कोई भी चीज़ ऑब्सेसिव करता था। म्यूज़िक पे बैठा हूँ तो 12 घंटे हो गए हैं, मैं गाना ही नहीं छोड़ रहा हूँ। रियाज 1 घंटे का बनता है लेकिन मैं 12 घंटे करता हूँ। मेरी माँ देखती है 8 बजे मैं हारमोनियम खोल के बैठा हूँ तो सुबह के 8 बजे तक मैं हारमोनियम ही बजा रहा हूँ। तो वो मेरा ऑब्सेशन था। जब मैं बहुत छोटा था, 13 साल का था, तब मैं अपने घर में रात भर में 7 किरदार प्ले करता था, शूट करता था और एडिट करके सुबह तक बनाता था। जुनून ही इस तरीके से काम करता था। उस जुनून को दिशा सही थी। तो लोग कहते थे यार बड़ा बढ़िया काम करता है, क्या क्या पैशन है। वो पैशन को ऑब्सेशन बनने में समय कब नहीं लगा, जब उसके हाथ में पहली बार नशा आ गया। दिया किसने था? दिया देखिए ये कोई दे नहीं सकता मुझे, ये मैंने उठाया, इसका जिम्मेवार मैं हूँ खुद। आप खुद गए शराब की दुकान पर शराब लेके आए? ऐसा तो नहीं, हुआ ऐसा होगा। नहीं हुआ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ खेल क्या है। मैं किसी को इल्जाम दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ये मेरे पार्ट पे गलत हो जाएगा। बात को समझिए कि मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ और दोस्तों ने कहा कि सिद्धू आज ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं अल्कोहलिक हूँ या मुझे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। और ऐसे ही, लेकिन ये शराब से शुरू हुआ, पर मैं शराब का एडिक्ट नहीं हूँ, मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। फिर मैंने कुछ और ट्राई किया, तब भी नशा इतना तेज नहीं पकड़ा। एक आध कभी कोई ऐसा सब्सटेंस मुझे हिट कर गया जिस पर मैंने कहा ये मेरा ऑब्सेशन बन गया, और वो ऑब्सेशन बनता चला गया। वो जो ट्राई कराने वाले लोग थे, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर ये इसमें गया तो ये वापस नहीं आएगा। तो फिर उन्होंने आपको रोका क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने करवाना था जानबूझ के। हाँ, होशो हवास में। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी कुछ लोग थे जो आपको बर्बाद होते देखना चाहते थे? हाँ, बिल्कुल ऐसे लोग थे, और ऐसे लोग तो आज भी हैं। और ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम इसे समझते हैं। हाँ, और ये बात सत्य है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त थे मेरे, जिन्हें मैं दोस्त कहता था। और मेरी माँ कहती थी कि सिद्धार्थ ये संसार वैसा नहीं है जैसे तुम देखते हो। मैंने कहा मम्मी कोई बुरा नहीं होता, यहाँ कोई बुरा नहीं है, बुरा सिर्फ एक है, वो मैं खुद हूँ। मैं अपनी बुराई पे कहूँ तो मेरी मम्मी कहती सुनो बेटा, ये इमैच्योर परिपक्व जब हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, मैं तब तुमसे कभी बात करूँगी और तब देखूंगी तुम्हें क्या समझ आया। तो तब मैं छोटा था और मैं सबसे ज़्यादा, जैसे दिल्ली का ट्रेंड, दिल्ली के लोग होते हैं कि अरे आइए घर पे, ये वो कुछ नहीं होता, चलो पी लेते हैं। हाँ ज़रूर, अरे नहीं सब दोस्त है। पर खाल जो है वो बहुत, मुखौटे जो है वो बहुत तेज परिवर्तित हो रहे थे, और इसमें उनकी गलती नहीं थी, इसमें मेरी ही आँख कमज़ोर थी कि उनको पहचान नहीं पाया। हाँ, क्योंकि मैं इतना मैच्योर नहीं था कि मैं समझ सकूं कि सामने वाला व्यक्ति इस मुखौटे के पीछे मेरे लिए क्या लाया है। और आज भी मैं शंका से किसी के साथ नहीं बैठता, पर मैं ध्यान से सामने वाले व्यक्ति के साथ बैठता हूं। जैसे कि अब आप अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो आप ये अब बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं कि ऐसे जो जिन्हें मैं दुष्ट दोस्त कहता हूँ, इनसे दूर रहना ही अब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो अभी टीनेज में है या अभी जो युवावस्था में है, ऐसे उनके दोस्त हैं जो शराब पीते हैं, नशे के कारोबार में कह लो या उस दुनिया में घुसे हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो ज़िंदगी का अनुभव है। अगर आपको एक अनुभव कस के दर्द दे देता है और अगर वो दर्द आपकी जागृति बनता है तो वो दर्द बेकार नहीं गया। लेकिन अगर दर्द जागृति ना बन सका और आप मोड़ ही रहे, तो परमात्मा करे आपको और ऐसा दर्द मिले जिससे आप जाग जाओ। क्योंकि ये सारे दर्द इस बात के सूचक है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। और मुझे कई साल ये बात का बोध नहीं हो रहा था, और मेरे हजारों दोस्त थे इस शहर में, पर आज के दिन में गिनती के 4 दोस्त हैं, और वही दोस्त हैं। दोस्त का अर्थ ही है दो सत्य, इसको मिल के शब्द बना दोस्त, दो सच। और मेरी जीवन में अभी जो सच नहीं है वो मेरा दोस्त नहीं है।
फिर काम के जरिए आप जितने मर्जी लोग मिलते हैं, मैं मिलता हूँ उनसे, काम भी करता हूँ। कभी कोई ऐसे लोग नहीं आए आपके इस दौरान कि यार सिद्धार्थ तू रुक जा, तेरे लिए हम कुछ करते हैं, तू टेंशन मत ले? आए, कौन थे लोग? वो आए और उन्होंने और खराब कर दिया। कैसे? वो आए, उन्होंने और खराब कर दिया भाई। केस मेरा जितना बिगड़ना था और ज्यादा बिगड़ा। खैर कोई बात नहीं, वो तो उनका कारण नहीं था। किस्सा क्या था? हाँ, किस्सा क्या था ये? किस्सा ये था कि मैं ऑलरेडी एडिक्शन से डील कर रहा हूँ। एक व्यक्ति मुझे आके कहता है यार, मैंने कहा यार मैं ना एडिक्शन से बाहर आना चाहता हूँ। तो कहता है छोड़ देना यार। मगर मैं बेवकूफ़ हूँ, 10 साल था जिस चीज़ से गुजर रहा हूँ, उसका ये जवाब सुनने के लिए कि छोड़ दे, नहीं छूट रहा, यही तो एडिक्शन है। नहीं छूट रही तो एडिक्शन है। फिर वो मुझे उठा के जिम ले गया, तू जिम कर मेरे साथ। मैं लगा हुआ हूँ जिम में। जिम का एडिक्शन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मूड डाइवर्ट करने के लिए तो अच्छा प्लेस है ना वो। कुछ नहीं, आप किसी को डाइवर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे सौदा होता है। अगर आपने अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए कोई दोस्त बनाया डेस्परेशन में, तो सौदा होगा। आप अकेले जीने में असक्षम है, इसलिए आपने गर्लफ्रेंड बना ली या आपने बॉयफ्रेंड बना लिया, आपके साथ सौदा होगा, क्योंकि आपने सौदा चुना है कि यार मेरा अकेले मन नहीं कर रहा, किसी के साथ भी मैं लग जाता हूँ, मैं किसी रिलेशनशिप में आ जाऊं, मैं डेस्परेट हूं, इतना इतना वल्नरेबल हूं, और इसमें मैं जो कुछ करूंगा, चाहे मैं जगह से सौदा करूं, किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से, वस्तु स्थान ये मैटर नहीं करता, हर चीज़ सौदा करेगी। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं लंदन चला जाता हूँ। मैं लंदन भी जाऊँगा ना तो अपने साथ वो उदासी लेके जाऊँगा। तो कहा जाए तो जिंदगी भी तो एक पूरी तरह के सौदा है। नहीं, सौदा करना आपका निर्णय है, ज़िंदगी सौदा नहीं है। ज़िंदगी तो सरल है, सहज है। मैं आपके साथ बैठा हूँ, हर रिलेशन में एक सौदा है, हर चीज एक सौदा है। जो कोई सौदेबाज है उसका रिश्ता झूठ के आधार पर संसार चलाता है। समाज सौदे से चलता है, मैं सौदे से नहीं चलता। हम भी मैं समाज का असामाजिक हिस्सा हैं। हाँ? हम भी समाज का हिस्सा है। हाँ, लेकिन मैं असामाजिक व्यवस्था से चल सकता हूँ। असामाजिक व्यवस्था क्या है? कि शादी एक व्यवस्था है। ये आपका पर्सनल व्यू है। हाँ, पर्सनल व्यू, इंडिविजुअलिटी है। और इस इंडिविजुअलिटी का मतलब ये कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये एक थोप है। मेरे पे थोप नहीं हो सकती। मैं अपने माता पिता से इतना प्रेम करता हूँ कि मुझसे सेवा होती है अपने आप। करेक्ट, मैं करनी चाहिए नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी माँ को जब सारा दिन काम करे देखता हूँ, रात को जब सोने जाती है तो जब मैं उसके पैर दबाता हूँ, तो ये मेरी अंदर से पैदा होने वाली चीज़ है, इसे थोपा नहीं जा सकता। समाज के अंदर बहुत सारी चीजें कि ये करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स हैं। अवेयरनेस का कोई बात ही नहीं करता। जब तक इंसान जागृत नहीं है चेतना की अवस्था पे, वो डूज एंड डोंट्स को नहीं पहचान सकता। धर्म और अधर्म की घटना चेतना के तल पे है। जो भी चीज मैं होश से करता हूँ वो धर्म है, जो भी चीज मैं बेहोशी से करता हूँ वो अधर्म है। इस दौरान ऐसा भी हुआ क्या आपने किसी के साथ मारपीट कर दी हो? बहुत हुआ। किसके साथ? बहुत मारपीट बहुत की। और एक बार एक शो था, और शो से एक दिन पहले मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया और मेरी हड्डी ये पूरी फ्रैक्चर हो गई, और प्लास्टर लगा के मैं अगले दिन शो पे जाता हूँ, और वो कह रहे हैं कि यार सिद्धार्थ अभी क्या करेंगे। मैंने कहा अब जो होगा भाई, मुझे लगता है वो बेहतर होगा, कोई ऐसी वो नहीं है। और जैसे ही वो शो हुआ शुरू, वो टूटे हुए हाथ के साथ मैंने जो परफॉर्म किया, वो इतना सुपर हिट हुआ कि अब जब मेरा हाथ ठीक हो गया तो भी प्लास्टर लगाते हैं, क्योंकि वो शो का हिस्सा बन गया। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा। तो इवन व्हेन आई से आई एम एन एडिक्ट, आई वुड लव टू से दैट आई एम ब्लेस्ड टू बी अ रिकवरिंग एडिक्ट। आई एम ब्लेस्ड टू बी अ रिकवरिंग एडिक्ट। कभी सेट पे पी के तो नहीं गया? गया हूँ ना। कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा नहीं यार ये क्या सिद्धार्थ तुम बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं, मुझे नहीं हो? इसलिए नहीं कहा, मुझे इसलिए कहा नहीं। हाँ, हो सकता है उनका वो उनकी सम्मान या प्रेम है मेरे प्रति, उन्होंने कभी नहीं कहा है। लेकिन ये सत्य है कि अगर उन्होंने कहा नहीं है तो ये सच नहीं है। सच ये है कि ये सही तरीका नहीं था। और शुरू में ऐसा हुआ कि मैं गया, लेकिन मैंने बहुत काम नहीं किया नशे के दौरान। मैंने काम तब किया जब मैं सोबर हो गया। कौन सा शो था वो? किस चीज़ का? शो का नाम? एक शो था जिसमें मैं होस्ट कर रहा था, और उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं एडिक्शन में गया था नया नया,
और वो स्टेज पे मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो वो लोग समझ रहे थे कि ये आज सिद्धार्थ आज उस जोन में नहीं है जिसमें ये होता है, सिद्धार्थ आज ऑफ है सीन में। तो मैं उससे नहीं हैंडल कर पा रहा था, तो मैंने अपने घर में बात की और मैंने बताया कि मैं फंस गया हूँ, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ और मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मुझे समझ आना बंद हो गया है, मैं हार गया हूँ। तो मेरे माता पिता ने मेरा निर्णय लिया मुझे रिहैब भेजने का और फिर मैं उससे बाहर आया। एक खबर आई थी कि आपने अपनी मम्मी के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए थे, वो खबरों में क्या क्या सत्यता है, क्या झूठ है, क्या खंडन, कुछ करेंगे आप? कोई भी झूठ नहीं। मैंने अपने माता पिता के बारे में कहा था कि मेरे माता पिता मेरी प्रॉपर्टी लेके हड़पना चाहते, और उस समय का सच इसलिए भी था क्योंकि तब मेरे आसपास के लोग मेरे को जब बांध के रिहैब ले जा रहे थे, तो प्रॉपर्टी के जो कागज़ थे उसको देख के मेरे माता पिता एक बारी आए अंदर, साइन करा के बेटा इस पर साइन कर दो, क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा था, मैं भागता जा रहा था और जो थी वो मैं बेच रहा था। तो मेरे माता पिता मुझसे साइन लेने आए और जब आए तो मुझे ये महसूस हुआ, क्योंकि तब मैं थोड़ा होश में आया क्योंकि मैं रिहैब में था, तो उन्होंने कहा कि ये तेरी सारी प्रॉपर्टी ले जाएंगे यहाँ से। और मेरे अंदर इतना धक्का पड़ा कि मेरे माता पिता मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही आते हैं और साइन लेके जाते हैं, तो मुझे कन्फर्म हो गया कि ये लोग ठीक कह रहे हैं। मैंने बाहर आते ही बोला कि मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए, ये लोग मेरे प्रॉपर्टी पे साइन करा रहे हैं। और मेरी मम्मी ने इनफैक्ट एक इंटरव्यू में उन्होंने उनसे पूछा गया कि सिद्धार्थ ने कहा था आपने प्रॉपर्टी ले ली थी, तो वो क्या था? मेरी मम्मी बोलती ले ली थी मैंने, उस समय मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी क्योंकि ये उठा के प्रॉपर्टी बेच रहा था और मैंने बोल दिया था कि मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन जैसे ये ठीक हुआ है मैंने इसको वापस भी किया। एक तरीके से माँ ने वो भले के लिए उठाया, बिल्कुल हुआ बिल्कुल कदम था। 100%। अगर मेरी माँ नहीं होती तो वो प्रॉपर्टी जैसे चील कौओं की तरह सब खा रहे थे, वो भी खा जाते वो लोग, पी पा के आप खत्म कर देते। सब कुछ खत्म कर देते। नहीं, काफी कुछ मैंने खत्म किया है, जो बचा है वो मेरे माता पिता की वजह से बच गया। मेरी माँ ने तो बहुत लड़ाई लड़ी, और हर एडिक्ट के माता पिता ऐसी जंग लड़ते हैं जो कि एक नॉर्मल माता पिता नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ते। वो अपने बच्चों को छोड़ देंगे कि भाई हमें ना औलाद चाहिए, हमें बेदखल कर देंगे वो। लेकिन मेरे देखिए, आप कोई भी एडिक्ट के पास अगर जाएंगे, किसी फैमिली में जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि जो एडिक्ट्स होते हैं इनके घर का एक माहौल होता है, एक नेगेटिविटी आपको देखने मिलेगी। हाँ। बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड होंगे, वाइफ चिंतित होगी, माँ बाप डरे हुए मिलेंगे कि पता नहीं अब कहाँ मर गया, किसी को मार तो नहीं दिया, कहीं क्या पैसों का नुकसान कर दिया, किससे उधार ले आया है, कहाँ आज पुलिस स्टेशन जाना है, कहाँ हॉस्पिटल जाना है, किससे मार। तो ये एक अलग तबाही की दुनिया है। एंड व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बैक टू योर लाइफ, ईदर you have the opportunity to rise up again, and I've seen rock bottom in my life. उससे नीचे कोई तल नहीं है। ऐसा हुआ कि आपके शराब में डूबे होने के कारण, नशे में डूबे होने के कारण इंडस्ट्री ने काम देना बंद कर दिया और इंडस्ट्री में एक बात फैल गई कि यार वो तो शराब में ही पड़ा रहता है, वो नशे में ही पड़ा रहता है, अब वो क्या काम करेगा? नहीं, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है, क्योंकि मैं जब आया हूँ मुझे काम मिला। और वो कपिल शर्मा शो, वो मैंने तब भी किया, मैडनेस बचाएंगे भी किया रिसेंटली। इससे पहले मैंने गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान और जी कॉमेडी शो, कॉमेडी क्लासेस के दौरान ये शुरू हुआ था। लेकिन काम में मैंने कभी भी, आपको कपिल शर्मा शो देखा है आपने? खूब सर, आपको कब से नहीं देख रहे सिद्धार्थ भाई। आपने रणवीर सिंह एपिसोड देखा? जी। आपने उस्ताद देखा, राहत इंदौरी? तो जब ये सारे किरदार मैं करता हूँ, नशा एक मेरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बना। ऑब्सेशन कंपल्शन मेरे मन का एक कोना है वो। लेकिन वो सिद्धार्थ सागर नहीं है। वो सिद्धार्थ सागर अस्तित्वगत चेतना के तल पे एक टैलेंट, मेजर हिस्सा है मेरे शरीर का। मेरे अंदर से कॉमेडी क्रिएट करना, म्यूजिक के साथ, कुछ कॉमेडी के साथ, किरदारों के साथ खेलना, मस्ती करना, ये मेरा अस्तित्व का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये मेरे संघर्ष का हिस्सा है। इसका और इसका कोई मेल नहीं। जब मैं काम करूंगा, मैं वो सब बेस्ट एट इट्स बेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं हर परफॉर्मेंस या हर जीवन का कार्य ऐसे करता हूं जैसे ये मैं पहली और आखिरी बार कर रहा हूं। तो आई गिव इट विद टोटलिटी एंड एट इट्स बेस्ट।
वो ये जो शो थे आपके कॉमेडी सर्कस वगैरह, उसमें से 6-7 ऐसे बड़े कॉमेडियन निकल गए जो आज भी अपनी धाक जमा, भारती हैं, आप हैं, कृष्णा अभिषेक है, सुरेश लहरी, कपिल शर्मा, और इनको हम सालों से देखते चले आ रहे हैं। हाँ और अर्चना मैडम तो बैठी ही हैं उस जगह पे आप लोगों के लिए जज के तौर पे। कपिल शर्मा के बारे में बातचीत करना, कपिल शर्मा के शो में आप लोग आए गए, क्या होता है कि कपिल के साथ आप लोगों की ट्यूनिंग नहीं बनती है, या कुछ और कोई रीजन आ जाते हैं जिसके कारण कई सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी शो जब बनता है उसमें ये चेंजेस आते रहते हैं। आप कॉमेडी क्लासेस में शुरू किया था तो कृष्णा, भारती, सुदेश, शकील, ये सब एक साथ थे। एक टाइम आया सिर्फ मौसी थी, फिर एक टाइम आया जब हमने फिर कोई शो साथ में किया। तो ऐसा नहीं है, ये चेंज होता रहता है। कभी कपिल भाई के साथ कोई नई टीम बनती है तो वो लोग मैच कर जाते हैं, कभी हम लोग की किसी जगह पे नहीं बनती कि यार ये शो पे हम मैच नहीं खा रहे, तो अलग अलग ये डिफर करता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी के साथ रिजिडिटी है या किसी के साथ प्रॉब्लम। सब मिलके काम करते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग। कभी आपको जिस समय कृष्णा मिले उस समय सुनील ग्रोवर नहीं था, फिर जब सुनील ग्रोवर थे तो कृष्णा नहीं था, मैं था तो ना सुनील ग्रोवर था ना कृष्णा था, अब कृष्णा और सुनील ग्रोवर साथ में, तो ये होता रहेगा, ये शफलिंग है। सो ऑडियंस को भी एक नई वैरायटी मिलती है, वेरिएशन मिलता है देखने। शकील कहाँ है आजकल? शकील भाई से कल रात को मेरी बात हुई। ओह, और बहुत ही प्यारे, एक तो शकील भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है। शकील भाई इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस एंड आई एडमायर शकील भाई एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। शकील भाई का व्यक्तित्व इतना ग्रेट है, हाँ, वो इतने ग्रेट है व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से। उनसे मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी कि उनको आप किसी भी तरीके से आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, क्योंकि शकील भाई अपनी एक धुन में, वो मस्ती की धुन है उनमें, कॉमेडी करने का, बस सुन मेरी बात, और वो पूरे सेट को पंचेस दे, यहाँ स्पॉट बॉय को भी पंचेस दे रहे होते हैं, इसको जरूरत नहीं है। तो शकील भाई का तो ये है कि ही इज चलती फिरती कॉमेडी की दुकान है। शकील और श्रुति की जो नोक झोंक होती थी ना, अरे क्या शकील भाई को बहुत पंचेस, गजब। जैसे मैं भी अगर स्क्रिप्ट लिखने बैठता हूँ तो मैं बैठूंगा तो एक सुर लगने का समय होता है, सुर लग गया, फिर मैं बोल रहा हूँ, लिखा और 1-2 घंटे के अंदर स्क्रिप्ट रेडी हुई, हमने काम खत्म किया। हाँ, शकील भाई इज अ नॉन स्टॉप स्क्रिप्ट, ओह माय वो गॉड, बात ही करते हैं, तो उनकी बात में सिर्फ यही बात है और कोई बात ही नहीं, मतलब कॉमेडी ही उनका जीने का तरीका है ही। तो मैंने शकील भाई से देखा कि उतने सिक्योर्ड आर्टिस्ट, वो पजामा पहन के ऊपर बनियान पहन लेंगे और वो सेट पे आ जाएंगे, वो नीचे छोटी सी निकर पहन के ऊपर शर्ट डाल लेंगे और चप्पल पहन के आ जाएंगे। तो और उनके बैठने में, अब ऐसा मैं तेरे को 10 पंच बताता हूँ, हड़ घड़ 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 ये ले और तू भी ले ले, तू भी, सारे सेट को पंच मार के भी वो खाली नहीं हो सकता, वो समंदर है। वाओ। तो शकील भाई से व्यक्तित्व के तौर पे मैंने एक तो बहुत, क्योंकि फैमिली एज अ फैमिली मैं उनको देखता हूँ कि वो उन्होंने मुझे बहुत कुछ गाइड किया है कि सिद्धार्थ तो बेटा अभी बड़ा हो रहा है, तेरे को मैं बताना चाहता हूँ ये दुनिया ऐसे नहीं है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, और तेरे को पंच चाहिए मेरे को बता, मैं तेरे स्क्रिप्ट लिखाता हूँ। और मैं शकील भाई से कभी कभी आज भी फोन करके पूछता हूँ कि शकील भाई ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, क्या करूँ? वो 10 पंच बात, देख ऐसा करना, ऐसा करेगा, ऐसे कर देना। तो शकील भाई इज द पर्सन हु आई एडमायर। भारती के साथ आपने काफ़ी सारी कॉमेडी, मुझे आज भी याद है, वो भारती बॉम्बे जाना चाहती है और आप उसकी बूढ़ी माँ हैं और आप कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे, प्रधान जी वाला जो एक किस्सा होता ट्रेन में नहीं जाना है, 4 लड़के घुसा है, बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ, कहती है अम्मा चेन खींचनी चाहिए थी ना, 3 लोगों की खींच दी, एक साल लूंगी पहन के आए। तो वो ये सब बातें हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट शुरू की थी मौसी की बनानी, और बहुत वायरल चले गए ये सारे एपिसोड। मुझे आज भी मैं फेसबुक को जब स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे वो वीडियो सामने आ ही जाते हैं। भारती और आपके साथ की जो केमिस्ट्री थी ना, बहुत अजीब केमिस्ट्री, बहुत अच्छी केमिस्ट्री लगती थी मुझे। तो आप जो मौसी वाला जो किरदार निभा रहे थे, उसी टाइम पे आज तक की तीनों बड़ी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, अंजना कश्यप और श्वेता सिंह निभाए थे। आपने जो बैठ के जो एकदम से हुर्र जो किया था, तो जो गिरोह वाला जो किस्सा था, बड़ा मजेदार किस्सा था कि मेरा भी एक गिरोह है। हाँ, कहते अच्छा तो क्या वो है कि गिरोह है आपका? मैंने गिरोह नहीं है, टीम है उनकी। अच्छा, मैं तो खुद अपनी चेन स्नैचिंग की टीम बनाई थी, हमें गिरोह बोल के अंदर क्यों डाला? तो वो मौसी एक बहुत प्यारा कैरेक्टर है, क्योंकि वो इनोसेंट है, चालाक भी है, तो वो इनोसेंट है ना, और फन लविंग है, थोड़ी नॉटी है, हाँ। बात करने में चुलबुली है, मस्त है और बेफिक्र है, बेबाक है, और वो एक ऐसी किरदार है जो मेरी फेवरेट है करने में। रिक्शे वाला कैसा, रिक्शा वाला पैसे मांगता है कि
2.5 घंटे से तू मुझे घुमा रहा, मैं जो नजारा ले रही थी तुझे बता भी नहीं सकती। तू पुलिस में जा। वो कह रहा पुलिस में जाऊंगा, तू आर्मी में जा, तू आर्मी में जा। नौजवानों की जरूरत है। अच्छा, उस दौरान आप लोग, आपकी इन तीनों पत्रकारों से जब बातचीत हुई तो क्या लग रहा था कि यार ये बहुत ज्यादा सीरियस लोग होंगे, क्योंकि जब भी हम आज तक खुल के देखते हैं या कोई और चैनल तो ये हमें जो एंकर ज्यादा सीरियस ही दिखाई देती है। कैसी थी मतलब पर्सनली बहुत अच्छा है, वो तीनों बहुत ही एंजॉय किया उन्होंने शो को, और मुझे जब खत्म हुआ तो उन्होंने बोला भी कि हमें मौसी देखने का अलग मजा आता है। अच्छा। हमें मौसी, हाँ, मौसी का आप जो भी कैरेक्टर करते हैं बहुत एंजॉय करते हैं। और तीनों ही पत्रकार अपने आप में बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया अपनी लाइफ में। और मैं आपको बात बताता हूँ, मैं कभी भी इस दुनिया में दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। जैसे मैं किसी सेट पे जा रहा हूँ या मैं अपने जीवन में किसी से मिलने जा रहा हूँ या कोई मुझसे मिलने आ रहा है, वो व्यक्ति क्या है, कैसा होगा, इस पे मेरा कभी ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि फिलहाल मेरा ध्यान सिर्फ मुझ पे केंद्रित है। मेरा ध्यान इस पे है कि आज के दिन मुझे क्या परिवर्तन करना है अपने भीतर। आपके सामने कोई बड़ा कॉमेडियन बैठा हो, मान लीजिए परेश रावल, जो मतलब कॉमेडी करते हैं जब तो अजीब ही कर देते हैं, अलग ही है, तो कभी डर नहीं लगता था या कभी ऐसा मन में कि यार उनके सामने आज कॉमेडी कर रही हैं? ये बहुत शुरू में लगा, जब मैं इमेच्योर था ना। हाँ। तो क्या होता है कि तब ध्यान दूसरों पे होता है कि आज सलमान खान आ रहे हैं, आज परेश रावल आ रहे हैं, आज करीना कपूर आ रही हैं सेट पे, आज जितने लोग आते थे उन सबके लिए की कुछ धारणाएं चलती थी, क्योंकि ये मेरी इमेच्योरिटी का हिस्सा इमेच्योरिटी थी। है। लेकिन जब मैं मैच्योर हुआ तब मैं इस काबिल हुआ कि मैं उनसे कुछ सीख सकूं। आप समझ रहे? क्योंकि तब व्यक्तित्व दिखता है। अब अलग है मजा जीने का। एक कॉमेडियन होने के नाते और एक इंसान होने के नाते मैं 2 सवाल आपसे और करता हूँ। हाँ। कि इंसान खुश कैसे रहे? आप तो कॉमेडी करते हो, लोगों को हंसाते हैं, लेकिन इंसान जब कभी निराशा में हो, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो कैसे खुश रहे आपकी नज़रों में? क्या करे अपने आप को जीवित रखने के लिए? पहली चीज़ तो उसको ये पता करनी बहुत ज़रूरी है कि वो उसमें निराशा किस बात की है। देखिए, आप मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, आप खुश हैं? बहुत। जिसको मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, जिसकी कॉमेडी देख देख के मेरे को हंसी आती है, लोटपोट हो जाता हूँ, उसको देख के मुझे अच्छा ही लगेगा। तो अभी जैसे आप खुश हैं तो अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुश हैं। खुश है। लेकिन यदि जिस दिन आप निराश होंगे तो पहली चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि निराशा से गुजरना पड़ेगा। तो एक नॉर्मली एक व्यक्ति ये कर सकता है कि वो कागज उठाए, पेन उठाए और वो लिखे कि आज मैं निराश क्यों हूँ। ये नहीं कि मैं निराश हूँ तो मैं कहीं चला जाता हूँ, किसी से बात कर ले, तो भागे नहीं उससे। बैठे अपनी निराशा के साथ, उस उदासी के साथ बैठना जरूरी है, क्योंकि वो उदासी आपको कुछ संकेत देती है। कई बार मैं इसलिए उदास हुआ कि यार आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, तो मेरा शरीर मुझे कह रहा था कि मुझे पीड़ा पहुंची कि तुमने मेरे भूख को इग्नोर किया। कभी कभी मैं इसलिए उदास हुआ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। कभी कभी इसलिए मुझे उदासी ने पकड़ लिया क्योंकि आज मुझे कुछ टास्क करने थे, मैंने नहीं किए। उदासी का कारण से गुजरना पड़ेगा, और हैप्पीनेस एक सदा रहने वाली चीज है। उसको ये सब डिस्टर्ब करती हैं चीजें आके, तो आपको उनको छांटना पड़ता है। आप जब जब उसको छांट के पार आएंगे, खुशी और खुशी के भीतर आनंद बैठा मिलेगा। कॉमेडी करना ज्यादा कठिन है या विलेन का रूप? कुछ भी कठिन नहीं है। एक आर्टिस्ट अगर के लिए। आपको काम आता है, मजा आता है किसी चीज में, और आपको उस जैसे इंटरव्यू लेना मुश्किल है कि देना, मेरे लिए लगता है दोनों ही चीजें आसान है अगर आपको मजा आ रहा है तो। करेक्ट, यही वाली सेम बात। अगर मजा आ रहा है तो सब आसान। सिद्धार्थ के आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या प्लान्स हैं? तो मेरे बहुत सारे शोज आ रहे हैं। वाओ। तो मैंने एक नया शो जो अभी लॉन्च किया है, उसका नाम है व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस? हाँ, वो मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे लॉन्च किया है मैंने। ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम OTT पे काम करते हैं, कभी मैं टेलीविजन पे करता हूँ, लेकिन मेरा मन था, क्योंकि यूट्यूब एक बड़ा प्यारा प्लेटफॉर्म लगा मुझे, और एक नई रंगत, एक नया रंग लाया है। मैंने अपना चैनल खोला सिद्धार्थ सागर के नाम से यूट्यूब पे, और मैंने उस पर पहला शो जो अभी डाला है उसका नाम है व्हाट नॉनसेंस। 15 मिनट के फनी पॉडकास्ट है, अलग अलग नए नए कैरेक्टर्स हैं, और इतना प्यारा रिस्पॉन्स है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप जरूर जाके सब्सक्राइब करना चैनल और देखूंगा। व्हाट नॉनसेंस शो के नाम से ही उसका आपको समझ में आ रहा है जिस्ट क्या है। तो बेवकूफ़ी के पॉडकास्ट चालू है। ठीक है, तो ये एक पहला प्रोजेक्ट है जो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें गिगलगम प्रोडक्शंस के साथ हमने ये किया है। और
सेकंड प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है, जिसके लिए मेरी आपसे एक मुझे लगता है बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अच्छा, और और एक प्रोजेक्ट हमारा मिड में आ रहा है, जो कि हम मौसी के साथ क्रिएट कर रहे हैं। ओह, तो मौसी उस कैरेक्टर को संभालेंगे, उस पूरे काम को। करेक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और समय कम है, काम ज़्यादा है। बहुत साल मैं कह सकते, बहुत साल तो मैं अप डाउन करता करता काम करता रहा। कभी कोई शो किया, फिर मैं रुक गया, फिर किया, फिर रुक गया। पर मैं अब 2-3 साल से काफ़ी रुक के सिर्फ काम करने आया। तो YouTube पे आने में ऐसा नहीं लग रहा कि देरी कर दी, क्योंकि भारती अब आजकल अच्छी खासी तरीके से वहाँ जम गई है, भारती ने भी बढ़िया अपना बना लिया है। क्या कर दी? भारत नहीं, मतलब इससे ऐसा नहीं लगा कि आपको थोड़ा और जल्दी कर लेना चाहिए था पहले ही? अच्छा, नहीं, जल्दी क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये जल्दी की जो फिलॉसफी है ना, हाँ। ये दिमाग की है। आपको डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा ये जब बोलेगा अबे समय निकल गया है। कहाँ निकल गया, मैं जिंदा हूँ, ये चल रहा है अभी। अच्छा, यहाँ आप मैं और आप बैठे, क्या समय निकल रहा है? पल निकल रहे हैं, और पल है भी, आ भी रहे हैं। ये पल को टाइम देने वाला जो दिमाग है, उससे समय बंधा है। ठीक है, मेरे लिए कोई जल्दी नहीं हो सकती है। मेरे लिए अभी का पल ही सबसे जल्दी है, क्योंकि ये चल रहा है। ठीक है, और इस पल है मेरे पास, मैं इस पल में क्रिएट करूंगा। मेरे लिए कल कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कल है ही नहीं। कहाँ है कल? अभी है कल अभी? अच्छा, अभी से 10 मिनट बाद कहाँ है? पता नहीं क्या होगा, ये भी नहीं पता। जब कुछ है ही नहीं, इस पल के आगे कुछ है ही नहीं, तो मैं उसकी कल्पना और उसकी प्लानिंग कैसे करता हूँ? ये एक इंसान का पागलपन है, और मैं इसमें रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इससे बाहर हूँ। YouTube पे पूरब झा, कैरी मिनाटी, ये अच्छे खासे तरीके से YouTube को कई समय से संभाले हुए हैं, अच्छा खासा इन्हें एक्वायर कर रखा है, और वो भी कई किरदार को निभाते हैं, जैसे आप कॉमेडी सर्कस में निभाते हैं। तो इनसे टक्कर होने वाली है या नहीं ये होगी। आपका अलग एक? मेरी इनसे टक्कर नहीं होगी, क्योंकि पूरब झा बहुत टैलेंटेड लड़का है। भुवन बाम इतना टैलेंटेड लड़का है। एक बार बहुत समय पहले वो जी कॉमेडी शो में भुवन बाम आया था। हाँ। और मेरा उतना बैठना नहीं हो पाया, और मैं स्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहा था, तो वो बैठ के देख रहा। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली भुवन बाम का कुछ काम देखा, वो इतना माइंड ब्लोइंग आर्टिस्ट है। पूरब झा के काम, क्या कैरेक्टर्स वो पकड़ता है ना। कैरी मिनाटी की एक अलग तरीके की कॉमेडी है, जो कि मेरी इन लोगों से टक्कर नहीं हो सकती है भाई, और इनसे क्या, मेरी अपने आप से टक्कर नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि हर फूल अलग खुशबू दे रहा है। अब मैं गुलाब से लोटस का कोई कंपैरिजन नहीं करता हूँ। करेक्ट। पूरब झा एक अलग तरीके का आर्टिस्ट है, भुवन बाम एक अलग तरीके का आर्टिस्ट है। एक और है मुझे बहुत समय पसंद रैना। है, समय रैना एक और आर्टिस्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। क्या आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी एक यार वो कैरेक्टर करता है कोई मूछे लगा के, मैं बड़े तेरे को बताऊं मैं। करेक्ट हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं इन लोगों को, इनके काम देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार इन लोगों के पास क्रिएटिविटी, टैलेंट और सब कुछ है। हाँ। और इनके साथ टक्कर की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मालिक ने चाहा तो अगर सारे टैलेंट एक साथ कुछ क्रिएट कर दें तो मज़ा आ जाए। यही मैं कहने जा रहा था, कहीं आप लोग जादू होगा, जादू, क्योंकि सब पागल हैं और सारे पागलों को संभालने के लिए एक बड़ा पागल चाहिए होता है, तो जो मेन पागल होता है, जो सारे पागलों को एग्जीक्यूट कर ले और बेस्ट पोटेंशियल के साथ कुछ क्रिएट करे। आई वुड लव टू मीट देम ऑल एंड क्रिएट समथिंग लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ, सारे कॉमेडियंस एक साथ। हाँ, और देखिए सबकी यूएसपी क्या है कि इसे पूरब झा को किरदार इतना बढ़िया पकड़ना आता है कि वो जो बनता है वो वैसा उसे क्रिएट करके प्रोजेक्ट कर लेता है। सबसे बेस्ट मेकअप, लुक, आवाज, स्टाइल वो पकड़ता है। भुवन बाम के किरदारों को क्रिएट करके उनकी स्क्रिप्टिंग करना और उसको क्रिएट करना, वो उसका टैलेंट है, जॉनर है। हाँ, एक ही फ्रेम में कई किरदारों को करना। और हर्ष बेनीवाल एक ही कैरेक्टर में कई दिनों तक आ रहे, मैं पता है कौन सा पापा वाला बताऊं, वो जो कैरेक्टर उसने किया हुआ है वो बहुत अच्छा है, वो अपने आप में माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर है। तो मैं इन लोगों को देखता हूं, उनका काम मैं एडमायर करता हूँ यार, ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरी किसी से टक्कर नहीं, और मैं मेरे लिए कोई लेट नहीं हूँ, खबरदार मुझे लेट खा।
अभी रिसेंटली ये जो पूरा सब कुछ हुआ, कॉमेडी को लोग पसंद करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। आप लोगों को तो सालों से देखते चले आ रहे हैं, कॉमेडी सर्कस के तो लोग दीवाने हैं, आज भी पुरानी क्लिप्स लगातार यूट्यूब पे देखी जा रही हैं। लेकिन अभी जो कॉमेडी के नाम पे बहुत कुछ हुआ, जो पूरा एक जो इंडियाज गॉट लेटेंट वाला जो पूरा मामला हुआ, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मतलब ये जो कुछ लाइनें हैं, कुछ शब्द हैं, जो गाली है, जो गलौज है, उसको जो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज किया जा रहा है, इस पे सिद्धार्थ सागर का क्या कहना है एज ए कॉमेडियन और एज अ व्यूअर ऑल्सो? देखिए, मैं रोस्ट फॉर्मेट को सुनता हूँ, मुझे सुनना भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं करता कभी नहीं। मैंने आज तक कभी रोस्ट नहीं किया, ना ही मुझे रोस्ट करना पसंद है, ना मैं कर सकता हूँ, मेरा जॉनर नहीं है। मतलब मैं करूं अगर फिर रोस्ट तो वो ऐसा होगा कि जो व्यक्ति को कर रहा हूँ सबसे ज्यादा उसे हंसी आनी चाहिए। लेकिन अरबाज खान को आप कर रहे थे एक बार। हाँ, वो अलग तरीके से। हाँ, वो कॉमेडी सर्विस किया, याद है मुझे, काफी साल पहले की बात की। हाँ। तब मेरी उम्र ही थी 19। बुरा मत मानिएगा। हाँ, बुरा मत मानिएगा। याद है यार, तो बहुत अच्छा देखा हुआ है भाई ने। तो करेक्ट। तो वो अब जो रोस्ट फॉर्मेट अभी है ना, वो ऐसा है कि वो AIB रोस्ट एक जो आया था, हाँ। वो फॉर्मेट अब चालू हो गया है। लेकिन ये मेरा फॉर्मेट नहीं, मतलब आई वोंट बी एबल टू डू दिस। पसंद करते हैं या कहीं ना कहीं आपकी एक अलग स्टैंड है कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए पे मेरा कोई स्टैंड नहीं है, ये जनता और करने वाला डिसाइड कर सकता है। आई एम नोबडी टू डिसाइड कि ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आई एम हियर टू डिसाइड मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे ये फॉर्मेट मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, पर अगर करने की बात आए तो मैं करना पसंद नहीं करूँगा। एक आखिरी सवाल, कॉमेडी में अश्लीलता और फुहड़पन, गाली गलौज, ये तीनों होने से ही कॉमेडी हो पाएगी क्या? या इसके बिना भी हो सकती है? इसके बिना कॉमेडी खूबसूरत होती है। और जब आपकी अगर कोई गाली देनी है और वो कॉमेडी के हिस्से में मर्ज होती है तो वो बुरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर कॉमेडी नहीं हो रही और मैं गाली दे दूं हंसाने के लिए, बेमतलब, हाँ, इसे वल्गैरिटी कहते हैं। कि स्टैंड अप कॉमेडियंस आजकल यही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी कॉमेडी का हिस्सा और आपके मुंह से गाली निकलती है और उसकी मर्ज है, उसका हिस्सा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाली बुरी भी नहीं लगेगी। गाली बुरी ही तब लगती है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी और आपने कही। ऐसे नॉर्मल बात भी, जिस बात की जरूरत नहीं आप वो कह दो तो भी बात बुरी लगेगी, तो बात क्या है ना? तो मेरा ये कहना है कि सबका अपना टेक है। किसी को गाली वाली कॉमेडी पसंद है तो वो पसंद कर सकता है। मुझे आर्टिस्टिक काम पसंद है, मैं किरदार करता हूँ। क्योंकि आजकल फोन बच्चों के हाथ में, जब बच्चों तक ये क्लिप्स पहुंचती है तो उनके ऊपर आपको गालियाँ आती है? मैं कभी नहीं देता हूँ, ना मुझे आती हैं। आती भी नहीं है? आती इन द सेंस मैं समझता हूँ, बोलता कभी नहीं बोला है, एक मुझे पसंद नहीं है। चलिए ठीक है, ये तो आपने चूज कर लिया कि मैं नहीं बोलता, पर आती है कि नहीं आती? आती है, आती है ना? हाँ। जब आप छोटे थे तो आपको रोका था कि मत सुनना, लेकिन तब लेकिन अब बच्चों के हाथ में मोबाइल आ चुका है, अब छोटा बच्चा सुनता है, उसके ऊपर गलत असर डालता है। बच्चे को परिचित होगा वो संसार से, हम उसे नहीं रोक पाएंगे। हम बहुत सी चीजें बंद कर देंगे ना, अगर उसे चुनना है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत चीजों से रोका होगा, पर मैंने किस चीज को चुना? मैंने कलाकारी को भी चुना, पर साथ ही एडिक्शन को भी चुन लिया। एडिक्शन को फिर मैंने निर्णय लिया मुझे ये नहीं चुनना, मुझे वापस आना। ठीक है, एक बच्चे के लाइफ में हिस्सा होगा कि वो जो कुछ सुन रहा है, समाज में देख रहा है, वो उसमें से चुनाव करेगा, मुझे क्या चाहिए। तो उसे जीने का अपने सलीके होंगे, उसके अपने तरीके होंगे। देयर शुड बी नो फोर्स अप्लाइड, बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अ सोसाइटी, आई बिलीव यू शुड बी responsible and aware of the fact that whatever you're spreading, it has an impact. That's it. Okay. Now you are responsible for the impact. अगर आपको responsibility का एहसास है, आप जो भी impact डाल रहे हो उसके आप creator हो। बस एक मैसेज मौसी के रूप में कैमरे को देख के आप क्या देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा सबसे पहले बता दूँ, तुम लोगों को देखती हूँ ना, मज़ा आ जाता है। सुनो, अभी मेरा शो आ रहा है व्हाट नॉनसेंस, YouTube सिद्धार्थ सागर पे जाके मेरा शो देखना है व्हाट नॉनसेंस, और मैं खुद अपना एक नया शो लेकर आ रही हूँ। मेरे साथ बने रहना, स्टे इन ट्यून। तो ये थे हमारे साथ फेमस कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर, जो मौसी के रूप में अब आपको YouTube पे भी हंसाने वाले हैं। तो सिद्धार्थ ने जो मैसेज दिया उस पर गौर फरमाइएगा। Thank you, Siddharth. Thank you. South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.